हेलो एवरीवन, वेदुरी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अक्षय और आप और मैं मिलके सोशल स्टडीज़ यानी सामाजिक विज्ञान की जर्नी के साथ चलेंगे। अब आप भी जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान एक काफ़ी लंबा चौड़ा विषय होता है जिसका सिलेबस भी काफ़ी बड़ा होता है। उसमें 4 सेक्शंस होते हैं: ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। हिंदी में कहें तो भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो चारों को लेसन्स को हम यहाँ पर काफ़ी डिटेल में और काफ़ी डिजिटल वे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी के लेसन 1 की, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी कि संसाधन और विकास। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संसाधन होते क्या हैं। अ रिसोर्स इज़ एनीथिंग अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई का मतलब होता है कि संतुष्टि। अब संतुष्टि किस चीज़ की करता है? वो इंसानी ज़रूरतों की, जैसे कि ह्यूमन नीड्स, एंड इट्स टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल यानी कि तकनीकी रूप से उसका हम उपयोग कर सकते हैं। इकोनॉमिकली फिजिबल यानी कि आर्थिक रूप से भी उपयोगी होता है, और कल्चरल भी एक्सेसिबल यानी कि कल्चरल के रूप में भी हम उससे क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई सांस्कृतिक चीज़ होती है, हमारे कल्चर में हम उससे कहते हैं कि कल्चर में भी हम उससे क्या कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। अब हर वो चीज़ जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, जो हमारे आसपास होती है, वो हर चीज़ जो हमारी इंसानी ज़रूरतों को पूरा करती है, उसे ही संसाधन कहा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि पहले के टाइम पे पेड़ भी थे, लकड़ी भी थी, पत्थर भी थे, परंतु उन सब चीज़ों को हम संसाधन कब कहते हैं? अब वो चीज़ें पड़ी है तो पड़ी है, लेकिन अब उन चीज़ों का, उन वस्तुओं का उपयोग इंसानी ज़रूरतें पूरी करने में हो, तब जाके उसे कहा जाता है कि हाँ भाई वो क्या है, संसाधन है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो जो संसाधन होते हैं वो होते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब इनके भी जो होते हैं काफ़ी भेद होते हैं। अब इनको भी हम क्या करते हैं कि अलग अलग आधार पर बांटते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन्स। तो ओरिजिन्स के आधार पर यानी कि उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, यानी कि ये जीवित हैं या निर्जीव हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोटिक रिसोर्सेस एंड एबायोटिक रिसोर्सेस, यानी कि जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। अब रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर, यानी कि जो रिसोर्सेज हमें हमारे जैवमंडल से प्राप्त होते हैं वही बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं, जिनके अंदर जान होती है। जान का मतलब होता है कि जो बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं, और जो ख़त्म भी हो सकते हैं। इन्हीं के रिसोर्सेज को कहते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं ह्यूमंस, इंसान, जानवर, वन यानी कि पेड़ पौधे, और मत्स्य यानी कि फिशरीज़, जो भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं। अब एबायोटिक रिसोर्सेज का मतलब होता है रिसोर्सेज दैट आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज। जैसे कि ऐसा कोई भी संसाधन जिसमें जीवन नहीं होता है, ना तो वो ग्रोथ करता है, ना वो सांस लेता है, उसे ही कहते हैं अजैविक संसाधन। जैसे कि हम ले सकते हैं कि चट्टानें, धातुएँ, मेटल्स, जैसे कि कोई भी हो सकता है, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, एनीथिंग। और वाटर, पानी भी कोई बढ़ता नहीं, ना वो सांस लेता है, ना उसमें जान होती है। तो इन सब चीज़ों को कहते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की, ये उत्पत्ति के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है समाप्ति। जैसे कि कोई चीज़ समाप्त होती है तो किस आधार पर समाप्त होती है? कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे कि कभी समाप्त होते ही कुछ वापस से बन जाती है, लेकिन कुछ एक बार समाप्त होने के बाद फिर से नहीं बढ़ती। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि जैसे कि हमारे बॉडी का एक अंग है, जैसे कि हाथ हो या पैर हो, अगर मान लेते हैं कि वो कट जाता है तो वो पूरा उग नहीं पाता है, वो वहीं का में रहता है। लेकिन उसकी जगह अपन बात करें तो नाखून, वो वापस से बढ़ जाते हैं, काटिए फिर बढ़ जाते हैं। इसी के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, ये होते हैं रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। तो सबसे पहले बात करते हैं रिन्यूएबल की। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड नेचुरली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी कि ऐसा संसाधन जो प्रकृति से कम समय में पुनः प्राप्त हो जाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं।
यानी कि हमें प्रकृति से प्राप्त होती है वो वस्तुएं, पर अगर हम उनको उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग यानी कि यूज़ करने के बाद भी वो ख़त्म नहीं होती है। ख़त्म होने को इंग्लिश में एग्जॉस्ट बोलते हैं। तो वो अगर एग्जॉस्ट ना हो और वापस से बन जाए, वापस से हमें तुरंत अवेलेबल हो जाए, उसे ही क्या कहते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, सोलर पैनल लगे हुए हैं, सोलर एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है। विंड मिल्स लगे हुए हैं, विंड एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है। पवन एनर्जी यानी कि विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी यानी कि हाइड्रोलिक एनर्जी, ये सब जो एनर्जी होती है कभी ख़त्म नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये नेचुरल में अवेलेबल है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल। हाँ, ये दूषित हो सकती है, पॉल्यूटेड हो सकती है, परंतु ये ख़त्म नहीं हो सकती है, इसलिए इनको कहते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेस। अब नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स की बात करते हैं। नॉन रीन्यूएबल, जैसे कि आप लोग उसमें एक शब्द में आंसर छुपा हुआ होता है कि नॉन यानी कि नहीं, और री यानी कि वापस, और न्यू यानी कि नया। वापस से नया ना बनने वाले रिसोर्सेज यानी कि संसाधन कौन से होते हैं? तो रिसोर्सेज दैट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि अरबों साल लगते हैं इन्हें वापस से पुनः वापस बनने में। फॉर्म का मतलब होता है बनना, एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अनवीकरणीय संसाधन वही होते हैं जिन्हें वापस से बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और जो जल्दी से प्राप्त नहीं हो सकते, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि कोयला होता है, पेट्रोल हो गया। अब इनकी कैसे बात करते हैं? जैसे मान लेते हैं कि अब कोयला पेट्रोल अभी है तो वापस से क्यों नहीं बन सकता है? अगर आप जानते हो तो आपने देखा होगा कि पृथ्वी को बनने में अरबों लाखों साल लगे हैं और इस पृथ्वी पे काफ़ी ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस हुए हैं, काफ़ी उथल पुथल हुआ है। पहले तो आइस एज आया, फिर उसके बाद में वापस से वोल्केनिक इरप्शन हुए, फिर आइस एज, फिर वोल्केनिक इरप्शन हुए। आपने डायनासोर्स के नाम सुने होंगे, डायनासोर्स थे, उल्का पिंड गिरे, इसकी वजह से वो जल गए, पेड़ पौधे जले, अब वो दफन हो गए। अब दफन कैसे होते हैं कि मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ अगर ज़मीन पे पड़ी है, आप एक ही दिन के अंदर आपकी कार के ऊपर जो मिट्टी जम जाती है, सोचिए कि मान लेते हैं कि थोड़ी सी मिट्टी जम जाती है, सोचिए किसी भी वस्तु अगर कोई ज़मीन पे पड़ी हुई, इस पर अरबों सालों से उस पर धूल, मिट्टी, बारिश, धूप का प्रभाव पड़ता है, तो धीरे धीरे वो ज़मीन के अंदर चल जाती है और ज़मीन के अंदर जाने के बाद कोई रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा वो एक तरह से नेचुरल रिसोर्सेज में तब्दील हो जाते हैं। जैसे कि कोयला वो नहीं होता है जो हम अपनी दादी नानी के चूल्हे में देखते हैं, ये कोयला थोड़ा अलग होता है। वो कोयला होता है जो पृथ्वी से खोद के निकाला जाता है, काफ़ी थोड़ा हार्ड भी होता है। और ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल के बारे में आप जानते हो, आजकल काफ़ी फेमस टॉपिक है क्योंकि आजकल मुद्दा इन चीज़ों को चल रहा है। नेचुरल गैसेस, जो कि नेचुरल गैसेस आप जानते हैं, सीएनजी और न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब जो चीज़ें होती है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है स्वामित्व। किसी भी संसाधन का स्वामी कौन है? अब स्वामी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैं अपनी निजी चीज़ का स्वामी हूँ, जैसे मेरी कार, मेरा मोबाइल, उसका मैं खुद स्वामी हूँ। लेकिन मैं किसी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन का स्वामी नहीं हूँ, पर उसका कोई तो स्वामी है, यानी कि उसका कोई तो ओनर है, कोई तो मालिक है। उसी के आधार पर संसाधनों को बांटा जाता है। जैसे कि इंडिविजुअल का मतलब होता है रिसोर्सेस ओन बाय प्राइवेटली, मतलब किसी भी एक व्यक्ति या किसी एक छोटे से ग्रुप द्वारा वो जो रिसोर्स है वो ओन किया जाता है। जैसे कि घर हो गए, फील्ड हो गया, और वेल्स यानी कि कुएं हो गए, मकान, खेत, कुआं, ये संसाधन व्यक्ति निजी स्वामित्व में होते हैं। अब 6 पॉइंट की बात करते हैं, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी आर कॉल्ड कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। जैसे कि कोई एक आसपास का कोई गांव हो गया, कोई जैसे कि कोई कम्युनिटी हो गई, कोई समाज हो गया, किसी सामाजिक तौर पर उन्होंने अपनी चीज़ बनाई है और वो उसके मालिक है। जैसे सामुदायिक भवन होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मैरिज गार्डन्स, किसी किसी के कम्युनिटी के होते हैं, वैसे एग्जाम्पल के पब्लिक पार्क। अब पब्लिक पार्क जो होते हैं वो क्या होते हैं कि पब्लिकली अवेलेबल तो होते हैं, बट किसी कॉलोनी के अलग होते हैं। ग्रेजिंग ग्राउंड्स, पॉन्ड्स, तालाबों के बारे में आप जानते हैं। अब जैसे कि पार्क, चारागाह और तालाब। अब नेचुरल रिसोर्सेज,
रिसोर्सेज दैट बिलोंग टू नेशन आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। अब इस प्रकार का संसाधन जो कि जिस पे पूरे राष्ट्र का हक है, सारे के सारे लोगों का, जितने भी उस देश के किसी भी देश के नागरिकों, जैसे भारत के नागरिक हैं तो भारत के हर संसाधन पे जो कि प्राइवेट नहीं है उस पे सबका हक है। जैसे कि रोड पे जाने से कोई नहीं रोक सकता, रेलवेज, फॉरेस्ट, मिनरल्स। अब रेलवे, फॉरेस्ट, मिनरल्स ये हमें राष्ट्रीय हक तो है, परंतु इनके नियम बने हुए, नियम को पालना तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कम्युनिटी के आधार पर या जाति के आधार पर या किसी नस्लवाद के आधार पर इन सब चीज़ों जगहों पे इन सब संसाधनों का उपयोग करने से आपको नहीं रोक सकते। तो वही संसाधन जो राष्ट्र में स्वामित्व में होते हैं, जैसे हमारा राष्ट्र का हम स्वामी है। अब हमारी सड़कें, हमारी रेलवे, इसका कोई मालिक नहीं है, गवर्नमेंट भी मालिक नहीं होती इसकी। गवर्नमेंट बस इस पर 5 साल के लिए हक जमाती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार आई तो किसी दूसरे पार्टी वाले को नहीं उस पर चलने देगी, या बीजेपी की सरकार या आम आदमी की सरकार आई, ऐसा नहीं होता। ना ही कोई डोनाल्ड ट्रंप हो गया अमेरिका में बैठा, कोई किसी इस हमारे देश पे किसी बाहरी विदेशी का या किसी और का हक नहीं होता, हमारे उसमें खुद के देश का हक होता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ये काफ़ी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि रिसोर्सेज फाउंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड रेगुलेटेड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो भारत देश है, भारत देश को आप जानते हो कि भारत देश 3 दिशाओं से पानी से घिरा हुआ है। अब 3 दिशाओं से पानी से घिरा हुआ है, जैसे कि पेनिनसुला प्लेट्यू कह सकते हैं हम। तो पेनिनसुला है, तो पेनिनसुला है तो अरब सागर आता है, दक्षिण में हमारे साउथ में हमारे आता है कि इंडियन ओशन, और इधर हमारे और ईस्ट की बात करें तो हमारे यहाँ तो बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल में पूरे पे तो किसी भारत का हक नहीं है, परंतु भारत की सीमा के 200 मील के आसपास के दायरे में हम उसमें फ़िशिंग भी कर सकते हैं। हम चाहें तो उसमें क्रूड ऑयल भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या हमारी जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है वो 200 माइल्स के आसपास का जो हक होता है वो भारत देश का होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, हाँ ये बात है कि विकास की स्थिति, कि वो संसाधन किस हिसाब से बना हुआ है विकास के आधार पर। अब पोटेंशियल रिसोर्सेस, पोटेंशियल का मतलब होता है कि उसमें संभावना है। जैसे कि रिसोर्सेस दैट आर अवेलेबल इन द रीजन, यानी कि किसी क्षेत्र में वो उपलब्ध तो है परंतु उनका पुनः उपयोग नहीं हुआ है, पूर्ण तरह से उपयोग नहीं हुआ है, बट नॉट फुली यूटिलाइज का मतलब होता है पुनः उपयोग, आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे कि मान लेते हैं कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी इन राजस्थान में, खुद राजस्थान से रहने वाला हूँ, आप जानते हो राजस्थान में काफ़ी गर्मी पड़ती है, काफ़ी हवा भी चलती है, परंतु फिर भी हम इसका उपयोग ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करते हैं, बट उपयोग जो होता है वो हम थोड़ा कम करते हैं। जैसे कि आपने कभी कभी शॉर्ट्स में, रील्स में देखा भी होगा कि क्यों ना रेगिस्तान पे सब पे सोलर पैनल बिछा दिया जाए, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है कि उससे फिर होता है कि क्लाइमेट चेंज, क्लाउड्स वगैरह की काफ़ी डायरेक्शन बदल जाती है। परंतु हाँ, हम इसका उपयोग तो कर सकते हैं, विंड एनर्जी, विंड मिल्स तो लगा सकते हैं, सोलर एनर्जी लगा सकते हैं, तो इनकी संभावना है परंतु हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। वही वाला वर्ड है पोटेंशियल, किसी व्यक्ति में किसी चीज़ का करने का पोटेंशियल होना। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि डेवलप्ड रिसोर्स, के ऐसे रिसोर्स जो विकसित हैं। डेवलप्ड का मतलब होता है विकसित। अब रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वेड एंड हुज क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वांटिटी यानी कि मात्रा और क्वालिटी यानी कि गुण। ध्यान रखना कि आप लोग ये जो मैं नोट्स के हिसाब से जो समझा रहा हूँ, ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सिंपल शॉर्ट नोट्स हैं और इन्हीं का उपयोग करके हम अपने सेंटेंस बना सकते हैं। हिंदी टू इंग्लिश वर्ड्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ये जो है हिंदी वाले पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं कि रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वेड एंड हुज क्वांटिटी एंड क्वालिटी आर नोन फॉर यूटिलाइजेशन आर कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्स, यानी कि वो संसाधन जिनका सर्वेक्षण यानी कि उनकी खोज तो की जा चुकी है और जिनकी मात्रा और गुणवत्ता हमें ज्ञात है। मान लेते हैं कोई चीज़ की गुणवत्ता हमें पता है यार ये इतनी है, ये
1 किलोमीटर तक फैली हुई है, या यहाँ पर हमें इतने टन मिल जाएगी, वो सब हमें पता है, पर जिसका हम उपयोग कभी कर नहीं रहे हैं, विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैसे पेट्रोलियम के बारे में पता है तो वे विकसित संसाधन है। अब स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक का मतलब आप जानते हो किसी भी चीज़ का स्टॉक रख लेना, यानी कि इकट्ठे करके रख लेना और बाद में उपयोग करना। जैसे कि कभी कभी लगता है कि मान लेते हैं कि कोई चीज़ सस्ती मिलती है हमें बाज़ार में या सब्जी मंडी में, तो हम वो क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम लोग खरीद लेते हैं और उसको फ्रिज में या ऐसे ही इकट्ठे कर, जैसे प्याज हो गया, टमाटर हो गया, इन सब चीज़ों का हम लोग स्टॉक लगा लेते हैं। जैसे कि मटेरियल अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट कैन नॉट बी यूज ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। लैक का मतलब होता है कमी। जैसे कि मटेरियल अवेलेबल तो है इन्वायरमेंट में, लेकिन अभी ऐसी तकनीक नहीं बनी है कि उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें स्टॉक में पड़ा रखा है कि हाँ भैया कभी ना कभी हमारे पास टेक्नोलॉजी आएगी तो उसका हम यूज़ कर लेंगे। जैसे यूरेनियम, अब नेक्स्ट मैं आपको फोटो दिखाऊंगा यूरेनियम की खदानें। ये देखिए, वे पदार्थ जो पर्यावरण में उपलब्ध हैं पर मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन तकनीक की कमी है, इसलिए हम उसका उपयोग नहीं, जैसे भंडार कहलाते हैं। जैसे कि एक जो है यूरेनियम की खदानें हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं, यूरेनियम की खदानें, ये सब लोग एक्सट्रैक्ट तो कर रहे हैं बट हाँ पड़ी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजर्व्ड, अब रिजर्व्ड यानी कि जो सुरक्षित रखी हुई है। द पार्ट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी यूज्ड विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी बट इज सेव्ड फॉर फ्यूचर। इसमें भी वही वाली बात है, स्टॉक वाला, बट वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, यहाँ पर है। यानी कि भंडार वह भाग जिसे वर्तमान तकनीकी से उपयोग किया जा सकता है लेकिन भविष्य के लिए सुरक्षित रखा गया। वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला सिस्टम, तो उसमें तो हम लोग यूज़ कर रहे थे, बट आगे बताऊंगा उसके बारे में। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, आप देख सकते हो, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम में देख सकते हो कि रिजर्वॉयर्स वाटर, आप लोग इसको पूरा बचपन में इसका काफ़ी आपने डायग्राम भी देखा होगा, टरबाइन वगैरह, रिवर वगैरह, अब इनका उपयोग करते हैं। पर हमारे जो क्षेत्र हैं इंडिया में, ज़्यादातर हम लोग थर्मल एनर्जी पे भी डिपेंड होते हैं, इसको रिजर्व की इसमें कैटेगरी में डाल रखा है। हाँ, ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, रियो डी जनेरो समिट, तो आप इसको सुन भी ध्यान से लीजिएगा और इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ताकि आप इसे चाहें तो मन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, आपको लिखना तो मन से है। याद रखना है एसएसटी यानी सोशल स्टडीज़ में आंसर जो है मन से लिखा हुआ काम आता है। अगर हम लोग रट के जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि रटा हुआ कभी कभी हम एक शब्द भूलने से सब कुछ भूल जाते हैं। तो बात करते हैं रियो डी जनेरियो समिट के बारे में। तो रियो डी जनेरियो ब्राज़ील के एक शहर का नाम है। तो द रियो अर्थ समिट formally called the United Nations Conference as Environment and Development UNCED was a landmark global conference held in Rio de Janeiro। तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के एक शहर में 3 से 14 जून 1992 यानी 1992 में हुआ था। इसमें 170 से ज़्यादा देशों के जो लीडर्स थे इन्होंने यहाँ पे भाग लिया था और वहाँ पर इन्होंने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई थी। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? इट इज़ अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू स्ट्राइक अ बैलेंस। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि वो एक तरह से संतुलन बनाए, किस चीज़ के? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक रूप से विकास तो करना पड़ेगा। भारत को ऐसा थोड़ी है, भारत हो गया या देश, कोई भी देश हो गया, उसको पर्यावरण के हिसाब से अगर छोड़ा जाए तो हम लोग फिर वही आदिवासी टाइप का, या हम कह सकते हैं कि हम आदि मानव टाइप का जीवन जी रहे हैं, वैसा तो पॉसिबल नहीं। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखा जाए, यानी कि हमारे पर्यावरण का प्रोटेक्शन भी, इन दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखने के ऊपर ही बात की गई थी। और फ्यूचर जनरेशन यानी आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहे और उनको भी हम सारे संसाधन प्रोवाइड करा सकें, इसी को कहते हैं रियो डी जेनेरियो समिट में ये बातें हुई थी। और इन्होंने जो था एक एजेंडा यानी कि एक मुद्दा साइन किया था, मुद्दे पे इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, इसीलिए इसको एजेंडा कहते हैं। और बाकी 21 का रीज़न है कि 21वीं सेंचुरी, 21वीं शताब्दी के लिए, यानी कि हम उन्होंने भविष्य के लिए सोचा था। जो 2000 से लेकर 2100 वाला जो सदी के बीच में जो समय आएगा उसे 21वीं सेंचुरी कहते हैं। इसे कहते हैं कि एजेंडा 21 इज़ अ नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान क्रिएटेड बाई यूनाइटेड नेशन टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सतत पोषणीय से को विकास को प्राप्त करने के लिए एजेंडा 21 साइन किया गया था। अब जैसे कि मैंने आपको मीनिंग्स तो समझा ही दिया 21वीं सेंचुरी का, हिंदी में आप लोग एक बार और नज़र डाल सकते हैं कि इनका उद्देश्य था कि पर्यावरण सुरक्षा और सतत विकास के बीच संतुलन स्थापित करना।
और एक और बात हम कर सकते हैं कि इसमें ये था कि पर्यावरण क्षरण यानी कि नेचर को बचाना, इसके माध्यम से जलवायु परिवर्तन यानी कि जो क्लाइमेट चेंज होता है उसको भी ध्यान में रखना है। ओजोन परत में क्षरण यानी कि ओजोन लेयर में जो को ज़्यादा नुकसान न पहुँचे। वनों की कटाई यानी कि डिफोरेस्टेशन को भी कंट्रोल किया जाए। प्रदूषण यानी पॉल्यूशन जैसी समस्याओं से निपटने की रूपरेखा तैयार की गई थी। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग थोड़ा डिटेल में बोलें तो रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। रिसोर्स यानी कि संसाधनों के बारे में प्लान करना। तो रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ केयरफुल एंड प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्स टू बेनिफिट प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। यानी कि संसाधन नियोजन, समय नियोजन आपने देखा होगा, टाइम प्लानिंग। वैसे संसाधनों का वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उचित उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। यानी कि संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करें कि अभी की ज़रूरतें पूरी हो रही है और भविष्य के लिए भी ज़रूरतें पूरी हो सके आने वाली पीढ़ी की, उसी को कहते हैं संसाधन नियोजन। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका डेफिनेशन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लास 8 में पूछते हैं, 9th में पूछते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा। एक बार वो पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब समझौता, द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि एक ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा भी करे, लेकिन ऐसा ना हो कि वो भविष्य में आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करे। यानी कि हम लोग इतना ज़्यादा पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करें कि आने वाले 10 साल बाद जब हम हमारी पीढ़ी को छोड़ के जाएंगे तो उन्हें पेट्रोल के नाम पे कुछ मिले ही ना। वैसे अब बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज की। लैंड रिसोर्सेज का मतलब होता है कि भूमि संसाधन। अब भूमि भी एक प्रकार का संसाधन है, भूमि यानी कि ज़मीन। अब लैंड रिसोर्सेज क्लास 8 7th में आपने देखा होगा, पहले तो हमने लैंड यूज़ पढ़ा था, भूमि का उपयोग पढ़ा था। अब ज़मीन का उपयोग किस चीज़ के लिए करते हैं हम लोग, अब तो जानते हैं कि कृषि के लिए, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री यानी कि वानिकी के लिए, माइनिंग यानी कि खनन यानी कि खदानें जो होती हैं उनके लिए, हाउसिंग यानी घर बनाने के लिए, और उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज़, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए भी हम लोग इनका उपयोग करते हैं। अब जो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है डिग्रेडेशन। आप लोग इस पे वर्ड पे फोकस करिएगा। अगर कोई वर्ड हमें समझ में आए तो डिग्रेड, ग्रेड के आगे डी लगाना यानी कि कमी। तो ज़मीन की उपलब्धता, इसकी क्वालिटी में कमी। द डिक्लाइन का मतलब कमी। द डिक्लाइन इन द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो इंसानों की वजह से, हम लोग काफ़ी खुरापाती हैं वैसे, है ना, तो इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से जो ज़मीन की क्वालिटी और उसकी प्रोडक्टिविटी यानी कि उसकी गुणवत्ता और उसकी उत्पादक क्षमता में कमी आती है, ज़मीन की उत्पादक क्षमता में कमी आती है, उसी को भूमि क्षरण कहते हैं। क्षरण यानी कि कमी। मृदा क्षरण भी हम पढ़ेंगे, भूमि क्षरण भी अभी पढ़ चुके हैं। अब इनके कारण आप देख सकते हो कि डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की कटाई। क्लास 9th में 8th में ये भी पढ़ा हमने कि डिफोरेस्टेशन एक टॉपिक होता है। इसको काफ़ी 2-3 लाइन का आप लोग हमेशा याद रखिएगा ताकि ये आंसर में हम लोग रख सकें। माइनिंग्स यानी कि खनन। माइनिंग का मतलब आप जानते हो, बड़ी बड़ी खदानें होती हैं, उनको खोदा जाता है। अब एक माइनिंग की वजह से दुगना नुकसान होता है। दुगना नुकसान कैसे होता है कि मान लेते हैं कि हम लोग छोटा सा गड्ढा खोदते हैं, तो उस एक जगह गड्ढा खोदने से एक जगह की ज़मीन खराब होती है, परंतु वो जो मिट्टी हम दूसरी जगह पे इकट्ठी करते हैं, तो वो दूसरी जगह पे इकट्ठी करने की वजह से वो दूसरी वाली क्षेत्र की ज़मीन भी खराब होती है। वैसे माइनिंग जो होती है, माइनिंग में बड़े बड़े खदानें खोदी जाती है। अब उन खदानों का मलबा जो होता है वो आसपास की ज़मीन पे इकट्ठा किया जाता है, उसकी वजह से वो दुगनी ज़मीन खराब होती है। ओवर ग्रेजिंग का मतलब अत्यधिक चराई। ऐसा ना हो कि हम लोग अपनी बकरियां, भेड़ बकरियां सारी खुले में छोड़ दें तो ज़्यादा चराई हो जाए, वो भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती है। और इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है जो लैंड डिग्रेडेशन में की वजह बन चुकी है। जैसे कि औद्योगिक अपशिष्ट यानी कि जो फैक्ट्रीज से जो भी कचरा और इनका जो केमिकल वेस्ट निकलता है, वो अगर हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली पानी में या ज़मीनों पे जो डाला जाता है, उसकी वजह से मिट्टी की जो है गुणवत्ता, उपजाऊता खोती है। और फिर हम कहते हैं कि फिर
मिट्टी में फसल नहीं उग रही है तो फिर खाद डालते हैं, तो उसकी खाद डालने से वो एक बार तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फसल उगा देगी, फिर उसको खाद की आदत पड़ जाएगी, फिर वो जो खाद आपने डाली है उस खाद को भी वो एब्जॉर्ब इस प्रकार से एब्जॉर्ब करेगी कि वो उस खाद से भी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होएगी, फिर उससे ज़्यादा पावर की खाद डालेंगे। ऐसे करते करते धीरे धीरे एक समय आएगा जब हमारी जो मिट्टी है वो बिल्कुल अपनी उपजाऊता खो देगी। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सॉइल के बारे में। सॉइल का मतलब आप जानते हो, सॉइल का मतलब क्या होता है? मिट्टी। अब मिट्टी से हम लोग क्या समझाएं? मिट्टी तो मिट्टी होती है? नहीं, मिट्टी भी अनेक अनेक प्रकार की होती है और मिट्टी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरतें पूरी करती है। ज़मीन का मतलब ही मिट्टी होती है। अगर कोई ज़मीन है और उस पर मतलब मान लेते हैं कोई सतह है, उस पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, तो वो भी किसी हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो हमें जो चाहिए वो चाहिए हमें मृदा। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ की आपने देखा होगा 3 लेयर्स होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। सो जो क्रस्ट होती है, जो ऊपरी परत होती है, तो अपर मोस्ट लेयर उसी को कहते हैं मिट्टी यानी कि मृदा, यानी जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो पृथ्वी की ऊपरी परत जो पौधों की वृद्धि में सहायक होती है उसे मृदा कहते हैं या मृदा खिलाती है। आप मिट्टी के भी, जैसे हमने जल प्रदूषण देखा होगा, बचपन में जल प्रदूषण पढ़ा, फिर थोड़े बड़े हुए तो हमने एयर पोल्यूशन, फिर थोड़े समझदार हुए तो नॉइज़ पोल्यूशन। अब एक और होता है कि जिससे पोल्यूशन होता है, जैसे किसी की डिग्रेडेशन, यानी कि किसी भी संसाधन की गुणवत्ता में कमी आती है तो उसे डिग्रेडेशन कहते हैं। सॉइल के बारे में, इरोजन के बारे में बात करते हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है? तो सॉइल इरोजन, द रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल बाय विंड और वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, यानी कि मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो पानी के द्वारा, यानी कि जल के बहाव द्वारा या वायु के यानी हवा के द्वारा बह जाना या उसका उड़ जाना मृदा अपरदन कहलाता है। कि मान लेते हैं कि जैसे कि एक टेबल पे धूल जमी हुई है, अब उस धूल को हम लोग कैसे हटा सकते हैं? भाई हमें हाथ का उपयोग नहीं करना है, तो हाथ का उपयोग ना करके हम लोग कैसे हटाते हैं? या तो हम लोग फूंक मारेंगे। फूंक मारने पे आपने देखा होगा कि मिट्टी एक जगह से उड़ जाती है, अब वो यहाँ से उड़ के कहीं और इकट्ठी हो जाती है, तो उसे तो डिपॉजिट कहते हैं। पर अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ इरोजन के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग एक प्रक्रिया तो मैंने बताई कि जैसे फूंक मारना, फूंक का प्रयोग करना, यानी कि विंड या एयर का उपयोग करना, तो वो तो पहला हो गया। सेकंड है कि जल द्वारा। अब हमने देखा है कि हम दिवाली के समय पे घरों की सफाइयाँ करते हैं तो क्या इसका इस्तेमाल करते हैं? पानी का, पाइप्स का। इससे क्या होता है कि पानी जो होता है मिट्टी को बहा ले जाता है। ऐसे ही ज़मीनों पे भी होता है। ज़मीनों पे भी क्या होता है कि कभी कभी बारिश के द्वारा या ज़्यादा बारिश हो जाए या बाढ़ आ जाए तो उससे जो होती है मिट्टी बह जाती है, उसी को क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं। और हवा के द्वारा जैसे आंधी तूफान आता है तो उसी को ही विंड की वजह से, हवा की वजह से उसे कहते हैं। अब जैसे कि हम लोग हवा का, तो हम लोग राजस्थान के हिसाब से देखते हैं। राजस्थान में अभी काफ़ी ज़्यादा समय चल रहा है कि गर्मी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान आते हैं जिसमें धूल वगैरह उड़ती है। हमारे यहाँ तो रेतीले तूफ़ान भी देखा होगा। चलिए दुबई की बात करते हैं, सऊदी अरब वगैरह, इन सब क्षेत्रों में जो मिट्टी के जो तूफ़ान आते हैं वो एक तरह से सॉइल इरोजन का ही कारण बनते हैं। अब बात करते हैं, अब ये 3 प्रकार के होते हैं, इनका भी थोड़ा सा एक बार नज़र डाल लेते हैं। शीट इरोजन, ग्रिल इरोजन और गली इरोजन। यानी कि शीट इरोजन का मतलब होता है चादर अपरदन, यानी कि सिर्फ मिट्टी की ऊपरी परत का बह जाना। जैसे कि थोड़ा बहुत पानी पड़ता है, ज़्यादातर पानी पड़ता है तो उससे क्या होता है कि मिट्टी की ऊपरी जो परत होती है वो बह जाती है, उसे कहते हैं शीट इरोजन। और रील इरोजन, रील का मतलब होता है कि छोटी छोटी जो होती है नालिकाएँ बन जाती है, नालिका जो बन जाती है उससे रील इरोजन कहते हैं। जैसे कि आप लोग फोटो में देख सकते हो कि उस फोटो में ये है कि छोटे छोटे जो है नालिका, जैसे दरारें हम लोग देखते हैं ना, उन दरारों के हिसाब से जो टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो बन जाता है, उसी को कहते हैं रील इरोजन। अब बात करते हैं गली इरोजन। हिंदी में भी गली ही कहते हैं इसे। अब गली का मतलब आप जानते हो, गलियां कैसी होती है? गलियां होती है इतना मतलब नहीं, रोड के मुकाबले सकरी होती है, पर एक तरह से हम देख सकते हैं गलियां 4 फुट की, 5 फुट की, 10 फुट की चौड़ी होती है। वैसे ही मिट्टी कभी कभी काफ़ी ज़्यादा बह जाती है, कभी बाढ़ आने के कारण, तो बड़ी बड़ी गलियों टाइप के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उसे ही गली इरोजन कहते हैं, यानी कि गली अपरदन कहते हैं।
अब इरोजन जिस भी चीज़ के हम लोग खराब होने के बारे में पढ़ते हैं तो उसके कंजर्वेशन के बारे में यानी कि उसके संरक्षण के बारे में पढ़ना पड़ता है। कंजर्वेशन का मतलब समझिए, द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम इरोजन एंड मेंटेनिंग इट्स फर्टिलिटी इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, यानी कि मिट्टी को अपरदन से बचाने तथा उसकी उर्वरता बनाए रखने की प्रक्रिया को मृदा संरक्षण कहते हैं। जैसे कि कोई मिट्टी है और उसकी एक तो हमें उसकी क्या करते हैं उर्वरता यानी कि उसकी फर्टिलिटी बनाए रखनी है और उसको पोल्यूटेड होने से बचाना है, उसको भे जाने से बचाना है, तो उसी क्या कहते हैं मृदा संरक्षण या सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमें करना भी चाहिए। अब टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, मिट्टी के बारे में बात करें तो ये बात भी करेंगे कि कौन कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए एग्जाम्स में ये होता है कि मिट्टी के एक तो प्रकार भी पूछ सकते हैं, मिट्टी में उगने वाली फसल के बारे में पूछते हैं, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसको थोड़ा सा आप टॉपिक वाइज थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया के, किस प्रकार के सॉइल होते हैं यानी कि मिट्टी होती है वो हमें भारत में पाई जाती है। टेंशन मत लीजिए भारत की पूछेगा, वो चाइना अमेरिका की नहीं पूछेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी में ही आंसर छुपा हुआ है जल। अब जल के बारे में बात करते हैं कि जलोढ़ मिट्टी यानी कि सॉइल फॉर्म्ड बाय रिवर डिपॉजिट्स, यानी मैंने आपको शब्द समझाया था, डिपॉजिट का मतलब होता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इकट्ठी हो जाना, उसे डिपॉजिट कहते हैं। बैंक में भी तो पैसा हम लोग डिपॉजिट करते हैं, वैसे कम ही करते हैं बट करते हैं, तो वैसे पैसा जमा करना डिपॉजिट कहलाता है। तो वैसे ही मिट्टी जो होती है किस प्रकार से बनती है कि उसके स्ट्रक्चर वे इस प्रकार की मिट्टी बनना कि जो नदियों के डिपॉजिट द्वारा यानी कि रिवर्स की डिपॉजिट्स के द्वारा जो मिट्टी बनती है उसे एलुवियल सॉइल कहते हैं। ये बरसात की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा बनती है और एक तरह से कह सकते हैं काफ़ी उपजाऊ भी होती है, और इसमें कुछ प्रकार की फसल उगाई जाती है जैसे कि राइस, वीट यानी कि गेहूँ, शुगर केन, पल्सेस, कॉटन। पल्सेस का मतलब आप जानते हो दालें होती है, कॉटन यानी कपास। ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारे नॉर्दर्न क्षेत्र में, मेजर रिवर वैलीज एंड कोस्टल डेल्टास, यानी कि बात कर सकते उत्तरी मैदानों में यानी, और मेजर रिवर वैलीज यानी कि नदियों के जो ढलानें होती वहाँ पर, और कोस्टल डेल्टास, कोस्टल यानी कि तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कह लेते हैं। मैंने हिंदी इंग्लिश में इसलिए लिखा है यहाँ पे ताकि आप लोग दोनों भाषा में समझ सकें। अब ये कहाँ पाई जाती है? उत्तरी मैदान में, तटीय मैदान में। तटीय का मतलब होता है कि जो नदी के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं ना, तटीय मैदान कहते हैं। महानदी, गोदावरी, चावल, गेहूं, गन्ना, दाल, कपास ये सब उगाई जाती है। अब इसके बारे में बात करते हैं, एलुवियल सॉइल इतनी ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि एलुवियल सॉइल दो प्रकार की होती है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, बांगर और खादड़। बांगर और खादड़ का मतलब समझ लेते हैं कि बांगर का मतलब मैंने लिखा हुआ है ओल्ड यानी कि पुरानी, और खादड़ का मतलब होता है नई मतलब न्यू एकदम। तो located above the flood limits, this soil contains higher concentration of calcareous concentration known as kankar. It is less fertile and then khadar and has a more clayey texture. तो ये जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और ये बाढ़ के मैदानों से दूर होती है, हालांकि ये बनती तो नदियों के बहाव से है, लेकिन ये कभी कभी काफ़ी 10-12 सालों में कभी ऐसी बड़ी नदी आती है तो ये क्या होती है कि साइडों में दूर दूर किनारों में इकट्ठी हो जाती है। अब वहाँ तक अब हर साल पानी पहुँच नहीं पाता है, तो धीरे धीरे जो मिट्टी है ये अपनी उपजाऊता कम कर देती है, और पानी के बहाव के कारण इसके आसपास क्षेत्रों में कंकर काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं, और आप जानते हो कंकर तो उपजाऊ होते नहीं है, इसलिए इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ओल्ड एलुवियम सॉइल कहते हैं, जिसमें कोई उपजाऊता नहीं होती है। अब खादर की बात करते हैं, जिसे बोलते हैं न्यू एलुवियल सॉइल यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी। अब फाउंड इन फ्लड प्लेन्स यानी कि ये जो होती है जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये इस प्रकार के क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर बाढ़कृत मैदान जो होते हैं ना, बाढ़ के जो द्वारा बने गए मैदान, उन वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और ये हर साल नहीं बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि ये एक तो निचले स्तर में पाई जाती है, दूसरा ये जो होती है हर साल पानी तो बारिश होती है, थोड़ी बहुत बाढ़ आती है, उसकी जैसे ये बार बार जो होती है अपनी उपजाऊता प्राप्त कर लेती है नहीं बनने से। जैसे आप फोटो में देख सकते हो कि जो लेफ्ट साइड में वो बांगर मिट्टी
मिट्टी है और जो लेफ्ट साइड में है वो खादर मिट्टी है। बांगर मिट्टी के जो क्षेत्र है वो सूखा है, उसमें बड़े बड़े पत्थर आप देख सकते हो। रीज़न ये है कि उस पर बहुत सालों से पानी का बहाव नहीं गया है। और जो हम लोग बात करते हैं खादर के बारे में, जो खादर में ये होता है कि पानी जाता है तो इसकी वजह से कटाव होता है तो वो हर बार नहीं बन जाती है, और ये जो होती है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक सॉइल की, जिसे कि रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। ये एक नंबर का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लैक सॉइल को और किस नाम से जाना जाता है, तो रेगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये होती है फाइन क्लेई सॉइल, ब्लैक इन कलर एंड आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन इज कॉल्ड ब्लैक सॉइल। इसका ये एक पॉइंट होता है कि विच सॉइल इज मोस्ट आइडियल फॉर कॉटन ग्रोइंग। तो कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा कौन से उपजाऊ मिट्टी होती है, तो उसे हम देंगे काले रंग की। इसकी विशेषता ये होती है कि ये होती है काले रंग की। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है दक्कन के मैदानों में, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। जैसे कि आप लोग मैप में देख सकते हो कि मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र का मतलब होता है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच का जो थोड़ा सा एक पट्टी नुमा क्षेत्र होता है, उसी को मालवा क्षेत्र कहते हैं। ये गुजरात के सौराष्ट्र में, कर्नाटका के कुछ क्षेत्र में, तेलंगाना, इन सब क्षेत्र में ये पाई जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती भी है वैसे। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक और प्रकार की मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मिट्टी। जो मिट्टी होती है, लाल इनके होने का कारण होता है कि इनमें जो होता है कि लौह अयस्क पाए जाते हैं। लाल जो होता है इनका कारण है कि लोहे के तत्व इनमें पाए जाते हैं। इस वजह से ये जो मिट्टी होती है लाल दिखाई देती है और पीली भी कभी कभी दिखाई देती है। अब ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है डेक्कन प्लेट्यूज़ में, ओडिशा क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में और साउदर्न पार्ट्स ऑफ गंगा प्लेन, यानी कि गंगा के मैदानों के साउथर्न क्षेत्र में, यानी कि दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है। अब इनकी फसलों की बात करते हैं। अब फसलें इनमें कौन कौन सी उग सकती है? इनमें फसलें उग सकती है मिलेट्स, वीट यानी कि गेहूँ, दालें, ऑयल सीड यानी कि तिलहन वाले जो भी फसलें होती है जिनसे भी तेल निकलता है, कॉटन यानी कि कपास, टोबैको, क्या है बताएं तंबाकू के बारे में। तंबाकू वैसे उगाना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी उगाते हैं लोग, ठीक है चलो। और पटेटोस यानी कि आलू, इन सब जगहों पे उगते हैं। लेटेराइट सॉइल की बात करते हैं। लेटेराइट सॉइल लेटर नहीं लिखती है, सिर्फ इसका नाम लेटेराइट है। तो सॉइल फॉर्म्ड अंडर हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। तो इस मिट्टी में ये रहता है कि इसमें एक तो काफ़ी उच्च तापमान भी गिरता है और काफ़ी ज़्यादा बारिश भी होती है। इसकी वजह से ये जो मिट्टी होती है लेटेराइट सॉइल कहलाती है। मतलब इसमें ये रहता है कि खुद मिट्टी बेचारी कन्फ्यूजन में रहती है, इसलिए इससे ज़्यादा उपजाऊ तो होती नहीं है। नॉर्मली ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में, केरल क्षेत्र में, तमिल क्षेत्र में, हिली एरियाज़ में पाई जाती है, यानी कि जहाँ पर थोड़ा के बोल सकते हैं कि पहाड़ वगैरह होते हैं वहाँ पर पाई जाती है। ओडिशा और असम में पाई जाती है। यहाँ पर आप पहाड़ वाले क्षेत्र की बात करें तो पहाड़ वाले क्षेत्र में जो होते हैं पौधों की फसल होती है, पौधों की खेती करते हैं, पौधे उगाते हैं। तो जैसे कैशू नट यानी काजू, चाय, कॉफ़ी, ये सब होती है। पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, केरल के पठार, इन सब में काजू, कॉफ़ी, नारियल वगैरह उगाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, एक प्रकार की फसल है उसका नाम, फसल नहीं, एक प्रकार की मिट्टी है उसका नाम है एरिड यानी कि शुष्क। शुष्क में ही इसका नाम छुपा हुआ है एरिड। एरिड का मतलब होता है एकदम सूखी। ड्राई है, सैंडी यानी कि रेतीली, और सलाइन खारी भी होती है कभी कभी इस प्रकार की मिट्टी, जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है। इट इज़ प्रोमिडेंटली फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान, हमारे राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है। अरावली के वेस्ट में पाई जाती है। हमारे ईस्ट का जो क्षेत्र है वो इतना ज़्यादा सूखा नहीं है, वो मस्त है एकदम। नॉर्दर्न गुजरात में, गुजरात के उत्तर में, सौराष्ट्र में, कच्छ में, जहाँ के जेठालाल का जो क्षेत्र है कच्ची मावणों के क्षेत्र में पाई जाती है। वेस्टर्न हरियाणा में पाई जाती है। साउदर्न वेस्टर्न पंजाब में पाई जाती है। तो ये जो होती है रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाने मिट्टी शुष्क मिट्टी यानी कि सूखी मिट्टी। अब इसके बारे में तो सिंपल सी बात है, सूखी मिट्टी के हिसाब से देखते हैं तो हम राजस्थान को याद करते हैं, पर राजस्थान के अलावा और भी कहीं होते हैं जैसे कि गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिम हरियाणा, यहाँ पे भी थोड़ी सूखी मिट्टी पाई जाती है क्योंकि रेगिस्तान फैला हुआ है। और यहाँ पे कौन सी फसल उगाते हैं, जैसे सूखी मिट्टी यानी कि रेतीले बालू रेत पे फसल नहीं उगाते, वहाँ की बालू रेत के क्षेत्र से थोड़े से दूर कुछ मिट्टी होती है सूखी सूखी होती है, पर वहाँ पे थोड़ी बहुत अगर पानी की उपजाऊता मिल जाए, पानी मिल जाए तो कुछ फसलें उगा सकती है जो कि ज़्यादा पानी यानी कि ज़्यादा नमी नहीं खींचती, जैसे कि जौ हो गया, बाजरा हो गया, गेहूँ हो गया,
ये राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी है, इनकी रोटियां वगैरह काफ़ी फेमस भी है। फॉरेस्ट सॉइल यानी कि वन की मिट्टी, जो पर्वतीय और वन क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी को वन मिट्टी कहते हैं। तो फॉरेस्ट सॉइल सिंपल सी बात है कि सॉइल जो है फॉरेस्ट या माउंटेनियस रीजन में पाया जाता है। अब ये कौन कौन से क्षेत्र में होता है, इनका नाम याद रखना जरूरी है। हिमालयन रेंजेस यानी कि हिमालय पर्वतमाला, पर्वत श्रृंखला बोल सकते हैं। वेस्टर्न घाट्स यानी कि पश्चिमी घाट में, ईस्टर्न घाट में और उत्तर पूर्वी राज्यों में फैली हुई है। अब घाट का मतलब तो जानते हो ना आप लोग, नॉर्दर्न, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, यानी कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला जो क्षेत्र, जैसे कि मान लेते हैं कि ईस्ट अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के जो पास में जो ज़मीन है, जैसे कि मान लेते हैं कि केरला है, इधर तमिलनाडु है, इनके पास में पट्टी नुमा क्षेत्र का थोड़ा सा जो एरिया होता है उसी को घाट बोलते हैं। जैसे हम लोग नदी के घाट के बारे में जानते हैं ना, वैसे वाली बात है। अब यहाँ पर जो होते हैं वो किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है। फॉरेस्ट सॉइल है, अब तो देख लीजिए ऊंचा क्षेत्र भी होता है, तो ऊंचे वाले क्षेत्र में वही वाली बात है कि पौधे जो होते हैं वो उनके द्वारा प्राप्त होने वाले उत्पादों की फसल होती है। जैसे कि चाय, कॉफ़ी, मसालों में सब आ जाते हैं जो जो घर में डलते हैं। अब मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, अब मिट्टी को बचाने के उपाय। तो मृदा संरक्षण और उनकी विधियाँ मिट्टी को बचाने के उपाय हैं। एक तो कर सकते हैं हम लोग कॉन्टर प्लगिंग यानी कि समोच्च रेखीय जुताई, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो कि प्लगिंग अलोंग कॉन्टर लाइंस यानी कि रेखाओं के अनुसार जुताई करना। उससे क्या होता है कि जो पानी होता है या जो भी मिट्टी होती है वो बहती नहीं है। एक मिट्टी अगर बहने लगे तो दूसरे प्रकार की फसल उसे रोक लेती है। इससे बोलते हैं समोच्च रेखीय जुताई या कॉन्टर प्लगिंग। अगला है टेरेस फार्मिंग, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसका नाम भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। देखिए टेरेस फार्मिंग, टेरेस का मतलब होता है स्टेप लाइक फील्ड मेड ऑन माउंटेन स्लोप्स टू कंटेन इरोजन। तो इरोजन यानी मिट्टी के बहाव को रोकने के लिए सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। सीढ़ी नुमा जैसे कि मान लेते हैं कि ढलान है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, ये जिग जैग टाइप की कटाई से क्या करते हैं कि इस टाइप का क्षेत्र बना लेते हैं। अब उस पर ऐसा नहीं है कि वो लोग है ना गेहूँ उगाएंगे या कोई सरसों उगाएंगे जिससे ट्रैक्टर चले, वैसा नहीं। अब ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि थोड़े से ना पौधे टाइप की फसल उगाए। जैसे आप लोग असम का नाम सुना होगा, वहाँ पे चाय वगैरह वाले क्षेत्र उगाए जाते हैं, तो वाले क्षेत्र ये आप देख भी सकते हैं। सीढ़ी नुमा बना रखे हैं, यहाँ पे ढलान होती है, उस पर ये सीढ़ी नुमा बनाते हैं। बात करते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप का मतलब तो जानते हो पट्टीदार। अब ग्रोइंग क्रॉप्स इन स्ट्रिप्स टू रिड्यूस विंड इरोजन इज कॉल्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो इस प्रकार से फसल उगाना कि लाइन में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाना, एक लाइन में ए बी इस टाइप के। इससे होता है कि मृदा अपरदन जो होता है वो हवा की वजह से ना हो। लास्ट बात करते हैं शेल्टर बेल्ट्स की। तो रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड टू प्रोटेक्ट फील्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स। यानी कि इस प्रकार मान लेते हैं कि खेत है, तो खेत के बाउंड्रीज के आसपास इस खेत पेड़ों को उगा देना। इससे क्या होता है कि आसपास की जो हवा होती है वो उसकी गति उससे क्या हो जाती है, थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है। और एक और चीज़, कभी कभी क्या होता है कि मिट्टी जो है उड़ के आती है। मिट्टी जो होती है रेतीली होती है, और रेतीली मिट्टी हमारी ज़मीन में आती है तो उससे उपजाऊता खत्म हो जाती है। तो इसको भी क्या करती है कि कभी कभी जैसे छन्नी होती है ना, वैसे ये जो पेड़ हैं रक्षक मेखलाएँ ये इसको छान देती है। जैसे तेज़ हवाओं से खेतों की रक्षा के लिए पेड़ों को कतार में लगाए रखना रक्षक मेखलाएँ कहलाता है। सो थैंक यू एवरीबॉडी। तो यहाँ तक हमने लेसन 1 के बारे में पढ़ लिया है। आई होप आपको वीडियोस में थोड़ा इंटरेस्ट आया होगा। अगर इंटरेस्ट आया होगा तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, और नहीं पसंद आया तो हम और ज़्यादा कोशिश करेंगे। सो थैंक यू एवरीबॉडी।